राजा की परीक्षा में 2 बेटे पास हो चुके थे। अब बारी थी तीसरे बेटे की, जो शैया दक्ष था। जब रात हुई तब राजा ने ब्रह्मस्वरूप को एक कक्ष में सोने के लिए भेज दिया। कक्ष में बहुत ही सुंदर पलंग था, जिस पर मखमली चादर बिछी हुई थी और उसके नीचे 7 गद्दे रखे हुए थे। ऐसी सुंदर और मुलायम शैया ब्रह्मस्वरूप को आज तक नहीं मिला था। अभी कुछ ही पल बीते थे कि वह असहज महसूस करने लगा। नींद आई, लेकिन असहजता के कारण नींद टूट गई। उसे अपने पीठ में दर्द महसूस होने लगा। इस तरह आधी रात बीत गई और अचानक वह दर्द से कराहता हुआ बिस्तर से उतरकर नीचे बैठ गया। पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वह रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा और अन्य लोग वहां आ गए। राजा ने कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? महाराज, मेरे पीठ में इतना दर्द हो रहा है कि सहन करना मुश्किल है। इतना कहकर उसने अपना पीठ राजा को दिखाया। राजा ने देखा कि उसके पीठ में बाल के जैसा एक काला निशान पड़ा हुआ है। तब ब्रह्मस्वरूप ने कहा, महाराज, ऐसा निशान तो मेरे पीठ में नहीं था। इसका मतलब यह है कि इस बिस्तर में अवश्य ही कोई गड़बड़ी है। फिर राजा के आदेश पर बिस्तर की जांच पड़ताल होने लगी। सेवकों ने एक एक गद्दे की बड़ी जतन से जांच की और अंततः यह पाया गया कि सबसे नीचे वाले गद्दे पर एक बाल का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मस्वरूप के पीठ पर निशान हो गया था। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 6 गद्दे के नीचे पड़ा एक बाल का टुकड़ा ब्रह्मस्वरूप के पीठ में दर्द का कारण बन गया। तीनों बेटों की विशेषता से प्रसन्न होकर राजा ने तीनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और यह कहकर विदा कर दिया कि वे तीनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, तुम यह बताओ कि तुम्हारे अनुसार उन तीनों भाइयों में सर्वोत्तम कौन था? बोलो विक्रम। अगर जानते हुए भी तुम मुझे ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास करो, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मस्वरूप सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि उसकी बात में कुछ भी छिपा नहीं था। बाल का दाग उसकी पीठ पर साफ देखा गया था। लेकिन बाकी 2 भाइयों ने जो कहा, हो सकता है उन्होंने यह बातें औरों से पहले ही जान ली हो। बुद्धिमान विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। लेकिन विक्रम, तुमने बोला और अब मैं चला। इतना कहकर हंसते हुए बेताल उड़ जाता है और वापस श्मशान में जाकर लटक जाता है। थोड़ी देर बाद क्रोधित होकर विक्रम बेताल को लेने वापस उसी वृक्ष की ओर लौट जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है।